Hello student, myself Samuni Tripathi and I am going to discuss about the topic diarrhea from fundamental of nursing. चलिए बात करते हैं हम डायरिया की। तो डायरिया जो है वो एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे जो बावल मूवमेंट है वो बावल मूवमेंट का ख़राब हो जाना, यानी लगभग दिन में 3 से अधिक बार स्टूल का पास होना, या फिर हम कह सकते हैं कि चेंज इन अमाउंट, मतलब जो स्टूल का जो अमाउंट है वो चेंज हो जाना, यानी लगभग एक दिन में 200 ग्राम का स्टूल होना, या फिर हम कह सकते हैं कि चेंज इन कंसिस्टेंसी, मतलब जो स्टूल की जो कंसिस्टेंसी वो चेंज होना, यानी कि बेसिकली वाटरी स्टूल होने को हम डायरिया कहते हैं। इट इज़ द कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन डेवलपिंग कंट्री। जाहिर सी बात है, मतलब इसका जो ये बहुत ही कॉमन कॉज है डेथ का डेवलपिंग कंट्री में, और इसका जो सेकेंड कॉमन कॉज है वो बेसिकली बच्चों के अंदर पूरे विश्व में। WHO ने डिफाइन करा है कि हैविंग 3 और मोर लूज और लिक्विड स्टूल पर डे मतलब पेशेंट के अंदर लगभग 3 या 3 से अधिक लूज स्टूल या फिर लिक्विड स्टूल का पर डे होना, या फिर एज हैविंग 3 और मोर लूज स्टूल, या फिर उसके पास 3 बार या 3 बार से अधिक लूज स्टूल होने को हम डायरिया कहते हैं। यानी यदि हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो वाटरी स्टूल को हम और दिन में 3 बार से अधिक होने को हम डायरिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायरिया। डायरिया बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, एक्यूट और क्रॉनिक। तो सबसे पहले हम एक्यूट डायरिया की बात करेंगे। तो देखिए क्या कहते हैं एक्यूट डायरिया। बेसिकली जो एक्यूट डायरिया इज एन अटैक ऑफ लूज मोशन विद सडन ऑनसेट विच यूजुअली लास्ट 3 to 7 days बट मे लास्ट अप टू 10 to 14 डेज। लगभग हम एक्यूट डायरिया को हम कह सकते हैं कि अचानक से डायरिया का अटैक होना, वो भी लगभग 3 से 7 दिन के लिए, या फिर लगभग 10 से 14 दिन के लिए अटैक होने को हम एक्यूट डायरिया कहते हैं। ये लगभग इसका जो सबसे बड़ा कॉज होता है वो इन्फेक्शन होता है, वो भी लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होने की वजह से जो एक्यूट डायरिया है वो कॉज करता है। या हम कह सकते हैं कि इसके अलावा बहुत सारे जैसे एसोसिएटेड इन्फेक्शन है, जैसे कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा में इन्फेक्शन हो जाना, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से भी ये एक्यूट डायरिया को कॉज करता है। द टर्म एक्यूट gastroenteritis is most frequently used to describe acute diarrhea। बेसिकली जो एक्यूट gastroenteritis को हम एक्यूट डायरिया के नाम से जानते हैं। यहाँ एक gastroenteritis का मतलब होता है कि जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉनिक डायरिया की। The chronic diarrhea is term when the loose motion is occur for 3 week और मोर। मतलब क्रॉनिक डायरिया हम तब कहते हैं कि जब लूज मोशन का 3 या 3 से अधिक हफ्ते तक होना। इट यूजुअली रिलेटेड टू अंडरलाइन ऑर्गेनिक डिजीज विद और विदाउट माल एब्जॉर्प्शन। बेसिकली किसी इसका जो कॉज है बेसिकली वो क्या होना कि ऑर्गेनिक डिजीज इन द सेंस कि किसी भी ऑर्गन में डिजीज हो जाना, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का अच्छे से एब्जॉर्ब ना होना, यानी कि मॉल एब्जॉर्प्शन होने की वजह से जो डायरिया कॉज करता है उसको हम एक्यूट डायरिया कहते हैं। डायरिया विद वाटरी स्टूल एंड विजिबल ब्लड इन द स्टूल इज कॉल्ड डिसेंट्री। बेसिकली डायरिया जो वो वाटरी स्टूल होना, या फिर उस स्टूल में ब्लड के दिखने को हम डिसेंट्री कहते हैं। नेक्स्ट है परसिस्टेंट डायरिया रिफर टू द एपिसोड ऑफ एक्यूट डायरिया। बेसिकली जो परसिस्टेंट डायरिया होती है वो बेसिकली एक्यूट डायरिया का एक एपिसोड होता है जो बेसिकली 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से अधिक का होता है, जो बेसिकली ऑर्गन यानी कि जो GIT है, मतलब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑर्गन है उनके अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से जो वो परसिस्टेंट डायरिया को कॉज करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेज ऑफ डायरिया। बेसिकली जो कॉजेज ऑफ डायरिया वो बहुत सारे दिए गए हैं। जैसे देखिए फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो इसका मेन कॉज है वो सबसे पहला है कि लैक ऑफ नॉलेज ऑफ हाइजीन, मतलब जो हाइजीन की जो नॉलेज है वो उसका कम होना। इसके अलावा सैनिटेशन, मतलब सैनिटाइज न करना बार बार अपने हाथों को, ठीक है। इसके अलावा होम इन्वायरमेंट, जो होम का इन्वायरमेंट है वो साफ़ ना होना। फीडिंग प्रैक्टिस ऑफ पेरेंट्स, मतलब जो पेरेंट्स का जो फीडिंग प्रैक्टिस, जो बच्चों को जो फीड कराने की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे ना होना। या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो बच्चे लगभग 5 साल से कम के होते हैं उनमें ये डायरिया होने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट कैन बी कॉज बाय क्रॉनिक इथेनॉल इंजेक्शन, मतलब बेसिकली जो बहुत ही लंबे समय से यदि इथेनॉल का इंजेक्शन लिया जा रहा हो तो ये भी क्या करता है, कॉज करता है डायरिया को। नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉनिक माइल्ड डायरिया इन इन्फेंट एंड टॉडलर में अकर विद नो ऑब्वियस कॉजेज, बेसिकली जो टॉडलर या फिर जो इन्फेंट होते हैं उनके अंदर जो डायरिया होने के कुछ ऐसे मेन कोई कॉजेज नहीं दिखते हैं, एंड विद नो अदर इल इफेक्ट, और ना ही कोई ऐसी बीमारी की कोई ऐसा इफेक्ट दिखता है। बेसिकली जो टॉडलर के अंदर जो डायरिया होते हैं उसको हम कहते हैं टॉडलर डायरिया। बेसिकली ये डायरिया होने के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जैसे कि पहली बात तो वीनिंग स्टार्ट होती है। जैसे मान लो यदि बच्चे 6 मंथ के हैं तो वीनिंग देने की वजह से उनके अंदर उसका जो एब्जॉर्प्शन वो अच्छे से ना होना, जिसकी वजह से डायरिया कॉज करता है। या फिर इस दौर में बच्चों के जो दांत वगैरह टीथ वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से डायरिया जो है वो कॉज करने लगता है। नेक्स्ट ऐसे कुछ एपिडेमियोलॉजी है। देखिए क्या कहता है कि लगभग 1/3 बस, मतलब 1/3 ऐसे बच्चे होते हैं कि जो लगभग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं डायरिया की वजह से, और लगभग 17% ऑफ जो बच्चे हैं उनके अंदर जो डेथ देखा जाता है वो इंडोर पीडियाट्रिक पेशेंट, जिनके अंदर डेथ रेट पाई जाती है लगभग 17%। इसके अलावा जो मॉर्बिडिटी रेट है डायरिया का, वो बेसिकली पर चाइल्ड पर ईयर, यानी लगभग एज ऑफ 5 लगभग वो 5 साल के बच्चों में, हर बच्चे में लगभग हर साल ये डायरिया होने के चांसेस जो होते हैं वो पाए जाते हैं। एजेंट फैक्टर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे एजेंट फैक्टर हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, डायरिया को कॉज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डायरिया जो है वो बेसिकली इन्फेक्शियस है, यानी इन तरह की जो हमारा जो जीआईटी है उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाने की वजह से जो डायरिया है वो कॉज करता है। तो देखिए सबसे पहला क्या कह रहा है कि डायरिया इज द मोस्टली इन्फेक्शन, डायरिया जो क्या था वो बेसिकली क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूट डायरिया, मतलब बहुत ही बड़े अमाउंट में जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो बैक्टीरिया या वायरसेस वो क्या करते हैं, वो कॉज करते हैं डायरिया को। द इन्फेक्शियस एजेंट कॉजिंग द डायरिया विद इंट्रिक इन्फेक्शन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, डायरिया को कॉज करते हैं, जो नीचे दिए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट है, फंगाई, ये सारे क्या करते हैं, कॉज करते हैं बैक्टीरिया को। तो देखिए ऐसे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। देखिए सबसे पहला वायरस, कौन कौन से वायरस होते हैं जो कि डायरिया को कॉज करते हैं। देखिए जैसे रोटा वायरस है, एडिनो वायरस है, इंट्रो वायरस है, नॉर्वॉक ग्रुप वायरस है, मीजल वायरस, ये सारे क्या करते हैं कि बैक्टीरिया डायरिया को कॉज करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पेज पे देखिए बैक्टीरिया है, बहुत सारी ऐसी बैक्टीरिया जो कॉज करते हैं, जैसे कि कंपाइलोबैक्टर है, जुजनी है, इकोलाई, सिगेला, साल्मोनेला, कॉलरा, वाइब्रियो पैराहोमोलिटिकस, ये सारे जो बैक्टीरिया ये भी क्या करते हैं, डायरिया को कॉज करते हैं। ऐसे कुछ पैरासाइट्स जैसे कि ई हिस्टोलिटिका, जी लिम्बिया, क्रिप्टोस्पोरिडियम, एच नाना, मलेरिया आईटीसी, ये भी क्या करते हैं, कुछ पैरासाइट ये भी क्या करते हैं, डायरिया को कॉज करते हैं। ऐसे ही कुछ फंगाई हैं जैसे कि कैंडिडा एब्लिकेंस जो है कि ये भी क्या करती है, डायरिया को कॉज करती है। नेक्स्ट ऐसे नेक्स्ट पेज पे आते हैं, बात करते हैं रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। कौन कौन से ऐसे रिजर्वायर होते हैं इन्फेक्शन के लिए। तो सबसे पहला जो रिजर्वायर की बात कर रहा हो, तो सबसे पहला जो मैन है वही क्या करता है, रिजर्वायर होता है, और ये जो इन्फेक्शन वो मैन टू मैन क्या होता है, वो ट्रांसफ़र होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे वायरस हैं जो बेसिकली ट्रांसफ़र होते हैं वो भी एनिमल के थ्रू। नेक्स्ट होस्ट फैक्टर की बात करते हैं। तो द डिजीज इज मोस्ट कॉमनली बेसिकली स्पेशली बिटवीन 6 मंथ टू 12 ईयर, बेसिकली जो ये डिजीज़ है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है लगभग 6 मंथ से लेकर के 2 साल के बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन है। द इंसिडेंस इज़ हाइयर ड्यूरिंग द वीनिंग पीरियड, बेसिकली जो इंसिडेंस पाया गया वो सबसे ज़्यादा कब पाया गया, वीनिंग पीरियड, यानी वीनिंग एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे बच्चों को हम आर्टिफिशियल फीड देना शुरू कर देते हैं, वो भी लगभग 6 to 11 मंथ ऑफ द एज, जो लगभग 6 से 11 मंथ के एज में इसके होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इट अकर ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिड्यूस द मैटरनल एंटीबॉडी, इसका बहुत सारे ऐसे कंबाइंड इफेक्ट भी दिखते हैं, जैसे कि मदर के अंदर एंटीबॉडीज़ का कम हो जाना। इसके अलावा लैक ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, और जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसका कम हो जाना। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द कंटामिनेटेड फूड, या फिर जो कंटामिनेटेड फूड है उसको लेने से, या फिर हम कह सकते हैं और डायरेक्ट स्प्रेड थ्रू द चाइल्ड, या फिर हम कह सकते हैं कि बच्चे के हाथ से ही उस किसी भी बैक्टीरिया वायरस को
बच्चे के अंदर जाने की वजह से क्या होता है, ये कॉज करता है बच्चों के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है डायरिया इज द मोर कॉमन इन आर्टिफिशियल फीडिंग। जैसे मैंने बात करा कि जाहिर सी बात, जब बच्चों को वीनिंग देना स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है, क्योंकि उस दौरान जो बच्चे का जो ऑर्गन है वो बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो उस समय बहुत ज़्यादा कॉज करता है डायरिया बच्चों के अंदर, स्पेशली विद द कंटामिनेटेड काउ मिल्क। बेसिकली ये तब होता है जब कंटामिनेटेड काउ मिल्क वो देने से, या फिर अनहाइजीनिक प्रिपरेशन ऑफ द थर्मी, या फिर जो पतला दूध है उसको अच्छे तरीके से यदि प्रिपेयर नहीं किया गया और यदि बच्चों के अंदर दिया जाता है तो ये क्या करता है, डायरिया को कॉज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है माल न्यूट्रिशन लीड टू इन्फेक्शन। जाहिर सी बात है बच्चे के अंदर माल न्यूट्रिशन होगा तो क्या करेगा, वो इन्फेक्शन को कॉज करेगा, और इन्फेक्शन क्या करेगा, वो डायरिया को कॉज करेगा। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो कि कॉज करते हैं डायरिया को। मैंने आगे आपको कॉजेज में ही बात करा है। तो बैक्टीरियल डायरिया इज मोर फ्रिक्वेंटली अकर इन द समर एंड रेनी सीजन। जबकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो बेसिकली जो गर्मियों का और जो बारिश का मौसम होता है उसमें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे कुछ वायरल डायरिया होती है जो बेसिकली, जैसे कि स्पेशली रोटा वायरस की बात करें तो ये सिर्फ ठंड के मौसम में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चलिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं। जो बेसिकली इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो फीकल ओरल रूट है, मतलब बेसिकली जो फीकल ओरल रूट है जो कि ये मेन सोर्स है मतलब इन्फेक्शन को ट्रांसमिट होने का, ठीक है। इसके अलावा जो वाटर बॉर्न या फूड बॉर्न डिजीज़ है इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कि जैसे कंटामिनेटेड वाटर या फिर फूड लेने की वजह से जो वाटर बॉर्न और फूड बॉर्न डिजीज़ जो होते हैं वो होने लगते हैं, और जिनके होने की वजह से ये डायरिया को कॉज करता है। इसके अलावा देखिए जैसे बार बार बच्चों का फिंगर मुंह में डालना, या फिर बहुत सारे ऐसे जो मक्खियाँ अगल बगल उड़ रही हों, और फिर डस्ट यदि उस फूड पे यदि पड़े हुए हैं तो ये सारे कैसे होते हैं, कंटामिनेटेड फूड होते हैं। यदि ये बच्चे यदि ज़्यादा मतलब बच्चे यदि लेने लगते हैं तो ये क्या करता है, बच्चों के अंदर डायरिया को कॉज करने लगता है। चल थैंक यू।